आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। जैसा कि क्लास 8 झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने वाली है, जिसका मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग गणित के मॉडल सेट को हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो इस बार 8 बोर्ड को लिख रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी और मजबूत हो सके। आज हम लोग बात करेंगे विषय गणित का, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे और 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पर पूछा गया है, यानी व्युत्क्रम पूछा गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1/5। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 5 का रिवर्स कर देना है। क्या आंसर हो जाएगा 1/5। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुणनखंड 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना किया जाए। तो 7/23 से इसके व्युत्क्रम को गुना करना होगा, यानी 23/7 को गुना करें तो 7 7 23 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 23/7, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कहता है कि निम्न में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन ए को 12, तो 12 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 121 किसका पूर्ण वर्ग है 11 का। ये किसका है 1 2 3, तो ये हमारा 111 का, और ये डी क्या है 1 1 1 4 1, यानी 1111 का स्क्वायर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 4 कहता है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आएंगी। तो हम बात कर रहे हैं 441 किसका पूर्ण वर्ग है दोस्तों, 441 पूर्ण वर्ग है 21 का, और 484 किसका वर्ग है 22 का। अब बताइए ये दोनों पूर्ण वर्ग के बीच, ये तो दोनों क्रमागत है, और दो क्रमागत पूर्ण वर्ग के बीच कोई भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए 0। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्श किस आकार में है दोस्त, फर्श का आकार है वर्गाकार, यानी वर्ग का एक फर्श है जिसका किनारा 5 है। तो बताइए फर्श का क्षेत्रफल, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितनी दी हुई है दोस्त 5 मीटर, तो भुजा गुनी भुजा यानी 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ प्रश्न है कि हमारा उसका यूनिट कैसे लिखा जाता है। अगर क्षेत्रफल हो तो जो भी यूनिट में मीटर में है तो उसका वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर हमारा सही उत्तर होगा, यानी ना 25 मीटर देंगे ना ही 25 वर्ग इकाई देंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। गलती से भी बी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि -7 का पावर 3 का क्या होगा हमारा सही उत्तर। -7, पहले तो माइनस लगा हुआ है और ऊपर में विषम संख्या पावर में है, यानी कि हमारा माइनस में ही होगा। और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343, यानी हमारा -343। 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 गुना 7 करने जाए तो कितना आएगा 49, और इसको फिर 7 से गुना कर दें तो 343, और माइनस का पावर 3 है, 3 को माइनस है तो हमारा -343 सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 कहता है कि हमारा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। अगर हम इसका घनमूल निकालें, इसका हम लोग घनमूल निकालें तो क्या आएगा, इसका हम लोग घनमूल निकालें तो पता है कि घनमूल के लिए हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं क्यूब रूट। तो हमारा 3 2 में से 1 2 बाहर होगा, 3 3 में से 1 3 बाहर होगा, 3 4 में से 1 4 बाहर होगा। एक तीनों को गुना करें, 4 3 12, 12 दूनी 24, सही उत्तर हो जाएगा डी 24। अगला प्रश्न है, एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m किस चीज़ को बता रहा है। m हमारा क्या बताता है, m हमारा घातांक को बताता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। तो 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा 3/2, ऑप्शन नंबर सी। गुणन में क्या करना है पलट देना, और योज में क्या करना है माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करना है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में, a का पावर m और b का पावर m, यानी कि अगर हमारा आधार अलग अलग हो बट घातांक सेम हो, इस केस में हम आधार को क्या करते हैं गुना कर देते हैं
और पावर को एक जगह लिख देते हैं, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, a गुना b का पावर m। हमारा प्रश्न है 11, यदि 4a और b3 को जोड़कर 55 लाया जा रहा है तो बताइए a और b का मान क्या होगा। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, हमारा जो बुक में है ना किस तरह से वो वर्टिकल फॉर्म में दिए रहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल दे दिए। इसको पहले वर्टिकल लिखते हैं 4a और b3 और इसे हमें क्या करना है, जोड़ना है और 55 लाना है। तो बताइए a 3 है, a में कितना रखेंगे 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 है यहाँ क्या रखेंगे 1, तो 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 5, यानी हमारा a के जगह पर 2 और b के जगह पर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर b, a के जगह पर 2 और b के जगह पर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12 कहता है यदि 2, 3, 4 x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो सकता है। तो हमें 6 से विभाज्य के लिए क्या नियम पता है कि 6 का गुणनखंड 2 और 3 होता है, यानी वैसे संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो 3 से नियम है कि सभी अंकों को जोड़कर अगर वो संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसे हम 3 से डिवाइड करें, कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटता है। और 2 का क्या है कि अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। तो यहाँ 3 ऑप्शन 3, 9, 3, 9, 5 तीनों विषम संख्या, एक ही सम संख्या हमारा 6। अगर 6 को रखें तो 2, 3, 4, 6 ये 6 से कटेगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 6 में लास्ट में 6 होना ही चाहिए। और रहा बात यहाँ अगर 3 से विभाज्य है कि नहीं तो जोड़ के देख सकते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 3 से कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटेगा अगर 6 लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। 4/7 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो हमारा संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, जो वहाँ पर संख्या में दिखाया गया है। तो चलिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 4/7 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, इसके साथ क्या गुना हुआ है 4/7 एक्स स्क्वायर है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है a प्लस बी और a प्लस बी का मान क्या होगा। तो दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम a के जगह पर a ही रहने दें और b के जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b के जगह 2, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4a। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4। अगला प्रश्न है 16 नंबर में 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड क्या होगा। 5a स्क्वायर बी का सार गुणनखंड, तो हम इसे अलग अलग करें तो 5 अलग हो जाएगा, a 2 बार है तो a 2 बार अलग हो जाएगा और 1 बार b है, यानी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर b सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि किसका गुणनखंड, अगर हम इसको निकालें x प्लस a गुना x प्लस b तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो इसमें एक्स स्क्वायर a प्लस बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर a सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। रैखिक समीकरण में अगर हम देखें तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारा रैखिक समीकरण है, या प्लस सी भी कर सकते हैं। तो पावर में 1 है, यानी x का वैल्यू कितने आ सकते हैं 1। एक रैखिक समीकरण का हल कितने होते हैं 1 होते हैं, और द्विघात समीकरण का 2। प्रश्न हमारा 19 कहता है कि 5x प्लस 7 और 2x प्लस 8 बराबर दिए गए हैं, तो इसमें हल करना है, x का मान निकालना है। तो हमें पता है 5x प्लस 7 बराबर दिए हुए हैं 2x प्लस 8, तो हमें ये 2x को इधर लेके आना है, तो 5x माइनस 2x, इधर 8, 7 को इधर लेके आना है तो -7। तो 5 में 2x गया तो कितना हो गया 3x, और 8 में 7 गया तो 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे चले जाएगा, 1/3 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न 20 कहता है कि 50 आमों के समूह में 40% आम क्या हुए हैं पके हुए हैं। 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो 50 आमों में 40% आम क्या हुए हैं, पके हुए हैं। तो 50 का 40% क्या होगा, प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। 2 जीरो हमारे कट गए हैं 40 के साथ, तो 50 के साथ 5 और 4 गुना होंगे तो कितना हो गया, 20 आम पके हुए हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बट्टा प्रतिशत वस्तु के किस पर परिकलित किया जाता है। बट्टा प्रतिशत हम किस में निकालते हैं, दुकान जाते हैं तो दुकान में जो अंकित मूल्य होता है उसका बट्टा प्रतिशत किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22 हमारा कहता है कि x बट्टा वाई इक्वल टू के दिया हुआ है, तो के किस चीज़ को दिखा रहा है, गुणांक को, भागफल को या स्थिरांक को। ये कांस्टेंट को दिखाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किस चीज़ के लिए है, ये सीधा प्रतिलोम और गुणात्मक x बट्टा वाई बराबर कांस्टेंट हमारा होता है, ये हमारा सीधा प्रतिलोम के लिए है। और x वाई बराबर के होता है, ये प्रतिलोम हमारा उल्टा के लिए है, ये सीधा प्रोपोर्शन अनुपात के लिए, समानुपाती के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एक्स वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी बताएं, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। 24 नंबर में है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री हो जाए तो चौथा कोण क्या होगा। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें 3 कोण 90-90 करके है, तो 90 तिया 270 हो गया। तो 360 में 270 हटाए तो कितना बचेगा, 90, यानी हमारा उत्तर होगा डी 90 डिग्री। प्रश्न है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण दो ही चीज़ों में हम लोग बराबर जानते हैं, एक वर्ग और एक आयत में। हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो है आयत, क्योंकि आयत में हमारे दोनों विकर्ण क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होता है। अगर षटभुज में कितने कोनों का योग कितना होगा अगर जानना है, तो हमें एक फार्मूला पता होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। तो n हमारा षटभुज है, षटभुज मतलब 6 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 को 180 से गुना करें तो 18 चौका 72, यानी 720 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 720 डिग्री। किस से एक बहुफलकी नहीं बना सकते हैं। तो 3 त्रिभुज से हम बहुफलक नहीं बना सकते हैं, 3 त्रिभुज से हम लोग बहुफलक नहीं बना सकते। अगर हम त्रिभुजाकार पिरामिड भी बनाएं तो हमें 3 क्या करने होंगे, ऊपर, और 3 हमें नीचे भी रखने होंगे, यानी टोटल 4, कम से कम 4 त्रिभुज से ही बहुफलकों को बनाया जा सकता है, 3 त्रिभुज से नहीं बनते हैं। किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो शीर्ष कोना किस में नहीं होता है, पिरामिड में तो होता है, प्रिज्म में भी कोना देखने को मिलता है, शंकु में भी। गोला एक ऐसा आकृति है जिसमें एक भी कोना देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बहुत ही आसान प्रश्न है, लंबाई गुनी चौड़ाई को आयत का क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है, ये आयत का परिमाप का सूत्र दिया गया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बी में दिया गया है, और ये वर्ग का परिमाप दिया गया है। हमारा ऑप्शन यहाँ आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, सी नंबर लंबाई गुनी चौड़ाई। प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई अगर 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला भी हम लोग जाने, 4 गुना भुजा होता है। भुजा कितनी दी गई है, 25, तो 4 गुना 25 कितना हो जाएगा, 100। भुजा की जगह हम 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब ये रहा बात, यहाँ 102 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी और डी, किसको यहाँ सेलेक्ट करें। तो यहाँ प्रश्न है कि पूछा क्या गया है, परिमाप, और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर जो भी यूनिट में हो वही होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। गलती से भी बी नहीं मारना, वो क्षेत्रफल के केस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ हैं वैसे को त्रिविमीय कहते हैं, 3D 3 डायमेंशन, जैसे हमारा गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, एक्स भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 फलक होते हैं, इसलिए इसके 6 वर्ग बना रहा है, तो 6a²। ए की जगह पर यहाँ क्या लेने बोला गया, x, तो 6x²। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर पार्श्व क्षेत्रफल बोलता तो हम इसे ए को टिक लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न 33 कहता है कि 9, 8, 4, 3 ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका परिसर क्या होगा। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा बारंबारता माइनस सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा, यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है,
15 है और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है हमारा 0। तो 15 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 में से 0 हटाएंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमारा अगर x अक्ष और y अक्ष में जाएं, x अक्ष और y अक्ष में जाए, जो x अक्ष से दूरी लिया जाता है वो y के लिए लिया जाता है और y अक्ष से जो दूरी लिया जाता है वो x के लिए लिया जाता है। यानी जो y अक्ष से दूरी दिखाया गया वो x का वैल्यू है और जो x से दिखाया गया वो y का वैल्यू है। यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, 6,3। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, 6,3। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरह का केस में अगर हम लोग यहाँ देखें तो 4 पॉइंट के बाद 4 है तो हमारा जो वर्गमूल निकलेगा पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 0.09। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये प्रश्न पहले भी आया था। दो क्रमागत वर्ग संख्या तो उसके बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं आएंगी, तो ये हमारा 0 होगा। प्रश्न 37 कहता है कि 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी बड़ा से छोटा सजाना है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें इस तरह के केस को, फर्स्ट ऑप्शन में 2/3 और 5/12 दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो एलसीएम लेके अगर बनाएं तो क्या देखने को मिलेगा, नीचे में कौन है 3, 15 और 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 60 हुआ तो ये हमारा 20 तिया 60 यानी 20 दूनी 40, ऊपर में कितना आ रहा है 20 दूनी 40, 15 चौका 60 यानी 11 चौका 44 और 12 पच्चे 60 यानी कितना हो गया 5 पच्चे 25। सबसे बड़ा नंबर 11/15 है। उसके बाद हमारा जो नंबर है 11/15 के बाद कौन सा नंबर है 2/3, उसके बाद 5/12 सबसे छोटा नंबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी नंबर। प्रश्न है 5/9 और -8/9 को जोड़ा जाए तो आंसर क्या होगा। तो हमारा दोनों में नीचे में कितने हैं 9 है, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया 9। 5 प्लस और माइनस कितना हो गया 8, 8 में से 5 घटेगा -3/9, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, -1/3 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 है तो a का पावर b और b का पावर a को गुना किया जाए तो उसका मान क्या होगा। a का पावर अगर हम -1 का पावर अगर b के जगह, a के जगह हम कितना रखेंगे -1 और b की जगह कितना रखेंगे 2, पावर में 2 रख दिए, गुना b के जगह 2 रखेंगे और a का पावर -1 रख देते हैं। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और 2 का पावर -1 है तो 1/2, यानी 1 और 1/2 गुना होगा तो सही उत्तर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए 1/2। प्रश्न 40 कहता है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो हमें पता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहा जाता है और 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच यानी 90 से ऊपर और 180 से नीचे को अधिक कोण कहा जाता है। तो ये 120 डिग्री 90 और 180 के बीच है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा अधिक कोण। अगला प्रश्न है रामानुज कौन है। तो रामानुज भारत के महान गणितज्ञ हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा गणितज्ञ, ऑप्शन नंबर डी, गणितज्ञ हो गया। अगला प्रश्न है संख्या ABC के लिए कौन सही है। संख्या ABC को अगर हम ध्यान से देखें तो C इकाई में है, B दहाई में है और A सैकड़ा यानी 100 में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C को 1 से गुना करेंगे, B को 10 से और A को अगर हम लोग कोई 3 नंबर लेते हैं तो ये 2, 3, 4 लिए हैं तो ये 200 है तो 2 को 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 30 है, 3 और 10 को गुना करना पड़ेगा, 4 है तो 1 से गुना करना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विपदी व्यज्य व्यंजक है। तो द्विपदी के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x² एक पद और -1 एक पद, 2 पद हो गए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पहले भी दिया था 6l², अगर भुजा l हो तो घन का क्या हो जाएगा 6l² और a हो तो 6a², x हो तो 6x²। प्रश्न 45 कहता है कि कौन यहाँ धनात्मक परिमेय संख्या है। इनमें से धनात्मक परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी ये धनात्मक है अगर दोनों में माइनस हो तो, बट यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसलिए हमें डी को सिलेक्ट करना है। 46 नंबर है 32.768 का
घनमूल क्या होगा। तो हमें घनमूल जानना है, इसके लिए हमें इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट डिजिट को देखना है, अंतिम इकाई अंक को देखना है कि उसका घन क्या होता है। 2 का इकाई अंक 8 होता है, घन करे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27 यानी 7 होता है, 5 का 125 यानी 5 होता है, 6 का 216 यानी 6 होता है। तो अंतिम अंक में यहाँ क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न 47 कहता है 11/25 को किससे भागा दिया जाए कि -11/25 होगा। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा -1 से, क्योंकि नंबर तो वही है, केवल माइनस लगा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन -1 नहीं दिया, यानी ऑप्शन गलत दिया है। हमारा सही उत्तर इसमें -1 होगा। यहाँ हमें क्या कर देना होगा, -1 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। 25 का तो पता है 5 होता है, बट यहाँ 0.25 है, यानी वर्गमूल में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि 0.5 को गुना करेंगे तो 0.5 के साथ तो 25 और 2 बिंदु आ जाएगा 0.25। प्रश्न 49 कहता है कि यदि 2 का पावर x + 3 बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। हमें पता है अगर आधार सेम हो तो हमें पावर को सेम करना पड़ेगा। आधार सेम हो तो पावर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। 2 का पावर x + 3 हो और 2 का पावर में क्या इधर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी x + 3 बराबर 1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 - 3, आंसर क्या हो जाएगा, -2। सही उत्तर हो जाएगा डी, -2। लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो 3D यानी त्रिविमीय आकृति कौन है, यहाँ गोला हमारा त्रिविमीय आकृति है। सही उत्तर हो जाएगा गोला, क्योंकि आयत 2D है, वर्ग भी 2D है और त्रिभुज भी 2D है। गोला, बेलन, शंकु ये सभी घनाभ के हैं 3D हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो 8 बोर्ड लिख रहे हैं उनको तैयारी में सहूलियत हो सके, तैयारी और मजबूत हो सके, और परीक्षा के लिए ऑल दी बेस्ट है। अच्छे से तैयारी करें, और बाकी सब्जेक्ट के भी आ जाएंगे हल, उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।